नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतरने वाले हैं जिसके बारे में हम सब बात तो करते हैं पर शायद पूरी तरह समझते नहीं हैं। मैं बात कर रही हूँ इच्छा शक्ति की, विल पावर। क्या ये वाकई कोई अंदरूनी ताकत है या बस खुद को डिसिप्लिन कहने का एक फैंसी तरीका? आज हमारे सामने कुछ बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल रिसर्च है और हमारा मिशन है ये पता लगाना कि ये छिपी हुई ताकत हमारे रोजमर्रा के फैसलों को कैसे चलाती है। चलिए इसे समझने के लिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक आर्टिस्ट है अमेंडा पामर। वो सालों तक लिविंग स्टैच्यू बनकर काम करती थी। अच्छा। घंटों तक बिना हिले दुले एक ही जगह पर खड़े रहना। उन्होंने बताया कि सबसे मुश्किल काम फिजिकल नहीं था, तो फिर मेंटल था। कोई मजाक करे तो हंसना नहीं, कोई कुछ कहे तो जवाब नहीं देना, कहीं खुजली हो जाए तो खुजाना नहीं। अरे बाप रे। हाँ, और दिन के आखिर में वो सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं बल्कि फिजिकली भी पूरी तरह थक जाती थी। अरे ये तो एक बेहतरीन उदाहरण है। ये हमें सीधा साइकोलॉजी के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। अमेंडा का जो अनुभव है वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि विल पावर एक मांसपेशी, एक मसल की तरह काम करती है। एक मसल की तरह। हाँ, आप इसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ये उतनी ही ज्यादा थकती है। वैज्ञानिक इसे अहम क्षय या ईगो डिप्लीशन कहते हैं। और ये कोई मेटाफर नहीं है, ये एक असली मापने लायक चीज है। ये मांसपेशी वाली बात, हाँ, ये दिलचस्प है। हाँ बहुत। क्योंकि जब मैं जिम में थक जाती हूँ तो मैं और वजन नहीं उठा पाती। बिल्कुल। तो जब मेरी विल पावर वाली मांसपेशी थक जाती है तो क्या होता है? क्या मैं बस वो चॉकलेट खा लेती हूँ जिससे मैं मना कर रही थी? हाँ, वो तो होता ही है। पर इसका असर उससे कहीं ज्यादा गहरा है। एक बहुत मशहूर प्रयोग है। कुछ लोगों को एक कमरे में बिठाया गया जहां ताजा पकी हुई चॉकलेट कुकीज और मूली रखी हुई थी। कुकीज और मूली, बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। हाँ, तो एक ग्रुप को कहा गया कि वे कुकीज खा सकते हैं और दूसरे को कहा गया कि उन्हें खुद को रोककर सिर्फ मूली खानी है। अब आप सोचिए, कुकीज की खुशबू के बीच मूली खाना कितनी विल पावर का काम है। बहुत ज्यादा, मैं तो शायद फेल हो जाती। इसके बाद दोनों ग्रुप्स को एक बहुत मुश्किल पहेली सुलझाने को दी गई। अच्छा, जो असल में वो सुलझी ही नहीं सकती थी। रिसर्चर्स बस ये देखना चाहते थे कि कौन कितनी देर तक कोशिश करता है। और नतीजा चौंकाने वाला था। जिन लोगों ने कुकीज खाई थी उन्होंने औसतन 20 मिनट तक कोशिश की। ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने कुकीज को नजरअंदाज करने में अपनी सारी विल पावर लगा दी थी उन्होंने सिर्फ 8 मिनट में ही हार मान ली। 1 मिनट, इसका मतलब चॉकलेट को ना कहने में जो दिमागी ताकत लगे, बिल्कुल वही ताकत एक मुश्किल काम पर टिके रहने के लिए भी चाहिए थी। ये कोई अलग अलग ताकत नहीं है। नहीं, ये एक ही बैटरी है जो दोनों कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है। अरे वाह। ये एक ही भंडार है। और ये सिर्फ कुकीज और पहेलियों तक नहीं है। अपनी भावनाओं पर काबू पाना, ट्रैफिक में धैर्य रखना, ये सभी काम उसी एक बैटरी से पावर लेते हैं। इसीलिए एक मुश्किल दिन के बाद घर आकर छोटी छोटी बातों पर चिढ़ मच जाती है। बिल्कुल, आपकी बैटरी पहले ही ऑफिस में खत्म हो चुकी होती है। ये तो बिल्कुल समझ आता है। एक लंबी थका देने वाली मीटिंग के बाद घर जाने वाले ट्रैफिक में कोई कट मार दे तो गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। सही बात है। उस वक्त लगता है कि बस सारी दुनिया मेरे ही खिलाफ है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। जब आपकी विल पावर की बैटरी कम होती है तो सिर्फ आपके काम करने की क्षमता ही कम नहीं होती। तो और क्या होता है? आपकी भावनाएं और इच्छाएं वो और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, आपको मीठा खाने की इच्छा और जोर से महसूस होगी। छोटी बातों पर गुस्सा ज्यादा आएगा। और कोई दुख भरी फिल्म देखकर आप शायद ज्यादा रो देंगे। तो ये एक तरह की डबल मुसीबत है। कैसे? एक तरफ तो आपकी खुद को रोकने की हिम्मत जवाब दे जाती है और ठीक उसी वक्त आपकी क्रेविंग्स और भावनाएं पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। तो ये एक दुधारी तलवार है। हमारी इच्छाएं मजबूत हो जाती हैं और उन्हें रोकने की ताकत कम हो जाती है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि इसी हालत में हम सबसे खराब फैसले लेते हैं। क्या रिसर्च भी यही कहती है? हाँ बिल्कुल। इसे कहते हैं निर्णय की थकान या डिसीजन फटीग। हर फैसला, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपकी विल पावर की बैटरी को थोड़ा सा खर्च करता है। और जब ये बैटरी बहुत कम हो जाती है तो हमारा दिमाग शॉर्टकट लेना शुरू कर देता है। इसका एक बहुत ही डरावना उदाहरण इजराइल के पैरोल बोर्ड के एक अध्ययन से मिलता है। पैरोल बोर्ड मतलब कैदियों की रिहाई वाले फैसले? जी। रिसर्चर्स ने 1000 से भी ज्यादा पैरोल के फैसलों का विश्लेषण किया और उन्होंने पाया कि एक कैदी को पैरोल मिलेगी या नहीं
ये इस बात पर कम निर्भर करता था कि उसका जुर्म क्या था, तो फिर किस बात पर? और इस बात पर ज्यादा कि जज के सामने उसका केस दिन के किस समय आया। ये तो अविश्वसनीय है। आप कह रहे हैं कि किसी की आजादी इस बात पे निर्भर कर सकती है कि लंच हुआ है या नहीं? सुनने में ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुश्किल केस जानबूझकर दिन के आखिर में रखे जाते हों? बहुत अच्छा सवाल है, और रिसर्चर्स ने भी यही सोचा था। उन्होंने हर पहलू को देखा, केस की गंभीरता, वकील की दलीलें, लेकिन कोई पैटर्न नहीं मिला। हे? एक ही चीज बार बार सामने आई, समय। समय? हाँ, सुबह जब जज ताज़ा दिमाग से बैठते थे तो पैरोल मिलने की संभावना लगभग 65% होती थी। 65%? ठीक है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया ये दर गिरती गई, और उनके अगले ब्रेक से ठीक पहले ये 10% से भी कम हो जाती थी। और ब्रेक के बाद क्या होता था? लंच या स्नैक ब्रेक के ठीक बाद ये संभावना फिर से उछलकर 65% पर पहुंच जाती थी। अरे! ऐसा लग रहा था जैसे जजों का दिमाग दिन भर फैसले ले लेकर थक गया था, और थके हुए दिमाग ने सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता चुना। यानी ना कह देना। हाँ, किसी को रिहा करने के फैसले में ज्यादा दिमागी ऊर्जा लगती है, ना कहना एक डिफॉल्ट सेटिंग है। ये बात मुझे मेरे अपने जीवन में भी दिखती है। दिन भर काम के बाद घर आकर ये सोचना कि रात को क्या देखें, हाँ दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। हाँ, आखिर में हम वही पुरानी फिल्म लगा लेते हैं जो 100 बार देख चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि नया कुछ सोचने की हिम्मत ही नहीं होती। यही है डिसीजन फटीग। ठीक है, तो जजों का दिमाग सच में थक रहा था? ये सिर्फ एक कहावत नहीं है कि उनका जूस खत्म हो गया था। नहीं नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई असली बायोलॉजिकल ईंधन है जो सच में खत्म हो रहा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका सीधा सा जवाब है ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब चीनी। हाँ, एक तरह से हमारा दिमाग हमारे शरीर का सबसे ज्यादा ऊर्जा खाने वाला अंग है, और आत्मनियंत्रण यानी विल पावर दिमाग के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। इन सब कामों के लिए दिमाग को लगातार ग्लूकोज की सप्लाई चाहिए। अच्छा, जब आपके खून में ग्लूकोज का स्तर गिरता है तो आपकी इच्छा शक्ति भी गिर जाती है। इसीलिए कहते हैं कि भूखे पेट भजन न होए। बिल्कुल, भूखे होने पर कोई जरूरी फैसला लेना या मुश्किल बातचीत करना बहुत ही बुरा आइडिया है। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के कुछ प्रभावों को भी समझाता है। हाँ, ये एक बहुत ही मजबूत कनेक्शन है। क्या ये सच है कि शरीर उस दौरान ग्लूकोज को कहीं और भेज देता है? हाँ, एक तरह से यही होता है। मासिक धर्म चक्र के दूसरे हिस्से में, जिसे ल्यूटियल फेज कहते हैं, शरीर अपनी ऊर्जा और ग्लूकोज का एक बड़ा हिस्सा प्रजनन प्रणाली को मजबूत करने में लगा देता है। तो दिमाग के लिए कम बचता है। एग्जैक्टली, दिमाग के उस हिस्से के लिए कम ईंधन बचता है जो आत्मनियंत्रण और भावनाओं को रेगुलेट करता है। ओह, तो इसीलिए उस दौरान खाने की इंटेंस क्रेविंग्स, बिना सोचे समझे खरीदारी और इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ये कोई दिमागी कमजोरी नहीं है, ये सीधी सीधी बायोलॉजी है। ईंधन कहीं और इस्तेमाल हो रहा है। ये सब सुनकर तो थोड़ा निराशाजनक लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम अपने ब्लड शुगर और हार्मोन्स के हाथ की कठपुतली हैं। लेकिन अगर इच्छा शक्ति एक मांसपेशी है तो क्या हम इसे मजबूत नहीं कर सकते? क्या हम जिम की तरह इसका साइज बढ़ा सकते? हाँ, और यही इस रिसर्च का सबसे उम्मीद भरा हिस्सा है। हम इसे बिल्कुल प्रशिक्षित कर सकते हैं। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि छोटे छोटे लगातार किए गए आत्मनियंत्रण के व्यायाम हमारी कुल इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं। छोटे छोटे व्यायाम जैसे एक स्टडी में कुछ लोगों को 2 हफ्तों तक हर रोज अपने बैठने के तरीके को सुधारने का काम दिया गया। बैठने का तरीका? जब भी याद आए सीधे होकर बैठना है। दूसरे ग्रुप को अपने सारे खर्चों को लिखने का काम दिया गया। रुकिए, ये थोड़ा अजीब है। सीधे बैठने की प्रैक्टिस करने से मुझे ऑफिस में किसी मुश्किल क्लाइंट को संभालने में कैसे मदद मिलेगी? सही सवाल है। या मेरे खर्चों का हिसाब रखने से मैं जंक फूड खाने से खुद को कैसे रोक पाऊंगी? ये कनेक्शन समझ नहीं आया। देखिए, बात उस खास काम की नहीं है, बात उस दिमागी सर्किट को ट्रेन करने की है। जब आप जानबूझकर अपनी आदत के खिलाफ जाते हैं, जैसे झुककर बैठने की आदत के खिलाफ सीधा बैठना, तो आप अपने दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के उस हिस्से को सक्रिय कर रहे हैं जो आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, आप उस मांसपेशी का व्यायाम कर रहे हैं, और जब ये मांसपेशी मजबूत होती है तो ये हर जगह काम आती है। जैसे स्क्वाट्स करने से पैर मजबूत होते हैं, जो दौड़ने में भी मदद करते हैं। बिल्कुल वही। अनुशासन एक सामान्य स्किल की तरह है, जिसे एक जगह प्रैक्टिस करके दूसरी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक तरह का विल पावर क्रॉस ट्रेनिंग हुआ। छोटे छोटे अनुशासन से बड़ी लड़ाइयों के लिए तैयारी। हाँ, कह सकते हैं। ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है। लेकिन ये तो हुई लॉन्ग टर्म की बात। अभी इस पल का क्या करें? मेरे दिमाग में हमेशा अधूरे कामों की एक लिस्ट चलती रहती है।
मुझे ये करना है, उसे फोन करना है, वो ईमेल भेजना है। ये लगातार चलने वाली चिंता भी तो मेरी दिमागी बैटरी खत्म करती होगी। बिल्कुल करती है, और इस असर का भी एक नाम है ज़ाइगार्निक प्रभाव। ज़ाइगार्निक प्रभाव। हाँ, एक रूसी मनोवैज्ञानिक थी, ब्लूमा ज़ाइगार्निक। उन्होंने देखा कि वेटर्स को सिर्फ उन टेबल्स के ऑर्डर याद रहते थे जिनका बिल अभी नहीं चुकाया गया था। जैसे ही बिल पे हो जाता, वे ऑर्डर भूल जाते थे। हाँ, हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। ये हमें अधूरे काम बार बार याद दिलाता रहता है। यही तो होता है। अब मुझे समझ आया कि क्यों मैं आधी रात को जागकर ये सोचती रहती हूँ कि मुझे एक ईमेल भेजना है। याद दिलाने के लिए चिल्ला रहा है कि कोई प्लान नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात है। आपका दिमाग ये नहीं चाहता कि आप उसी वक्त उठकर वो काम खत्म करें। तो वो क्या चाहता है? वो बस ये जानना चाहता है कि आपके पास उस काम को करने का एक प्लान है। डेविड एलन की मशहूर किताब है गेटिंग थिंग्स डन। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। उनका कहना है कि जब तक कोई काम आपके दिमाग में है, वो गलत जगह पर है। उसे बाहर निकालिए और उसके लिए अगला ठोस कदम तय कीजिए। अगला ठोस कदम, इसका मतलब सिर्फ माँ के लिए तोहफा खरीदना है, लिख लेना काफी नहीं है या अस्पष्ट है। तो क्या लिखना चाहिए? अगला ठोस कदम होगा, आज शाम 5 बजे मॉल की गहनों की दुकान पर जाना है। जैसे ही आप ये तय करते हैं, आपके अवचेतन मन को एक सिग्नल मिलता है कि ओके, इस पर कंट्रोल है, एक योजना है। और फिर वो परेशान करना बंद कर देता है। बिल्कुल। योजना बनाना उस दिमागी खुजली को शांत करने जैसा है, भले आपने असल में अभी कुछ किया ना हो। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। विल पावर कोई रहस्यमयी ताकत नहीं, बल्कि एक असली जैविक प्रक्रिया है। हाँ, यह एक मांसपेशी की तरह है जो ग्लूकोज पर चलती है, हर छोटे बड़े फैसले से थक जाती है। सही। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इसे छोटे छोटे व्यायामों से मजबूत कर सकते हैं और एक अच्छा प्लान बनाकर अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं। हाँ, और शायद यहाँ सबसे बड़ा सबक ये नहीं है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं, बल्कि ये है कि हम इसका इस्तेमाल समझदारी से कैसे करें। समझदारी से। आत्मनियंत्रण का सबसे अच्छा उपयोग हर पल एक वीर की तरह लड़ना नहीं है। इसका सबसे अच्छा उपयोग अच्छी आदतें और ऐसी दिनचर्या बनाने में है ताकि आपको अपनी विल पावर का बार बार इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब लड़ाई से ही बच जाओ। बिल्कुल। मशहूर खोजकर्ता थे हेनरी मॉर्टन स्टैनली। जब वो अफ्रीका के जंगलों में अपनी टीम के साथ महीनों भटक रहे थे, तब भी उनका एक नियम था। क्या? हर सुबह उठकर शेव करना। जंगल में? हाँ, ये कोई बेवकूफ़ी नहीं थी। ये एक छोटी सी आदत थी जिसने उस मुश्किल माहौल में भी उन्हें अनुशासन और सामान्य होने का एहसास बनाए रखने में मदद की। वो भी बिना ज्यादा दिमागी ऊर्जा खर्च किए। हाँ, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल एक आदत बनाने में किया जिसने बाद में उन्हें संभाले रखा। ये सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो शायद आत्मनियंत्रण का असली रहस्य ज्यादा इच्छा शक्ति रखना नहीं, बल्कि उसे कम इस्तेमाल करने की जरूरत पैदा करना है। बिल्कुल। ये इस बारे में है कि हम अपने जीवन को, अपने माहौल को कैसे डिजाइन करें ताकि हम इन विल पावर की लड़ाइयों से बच सकें। जैसे अगर मीठा खाने से बचना है तो घर में मीठा रखना ही बंद कर दो। यही इसका सार है। तो शुरू में जिस सवाल से हमने शुरुआत की थी कि हम अपनी इच्छा शक्ति के गुलाम हैं या मालिक, जवाब शायद ये है कि हम इसके आर्किटेक्ट बन सकते हैं। हम अपनी दुनिया ऐसी बना सकते हैं जहां हमें कम लड़ाइयां लड़नी पड़े। और शायद यही वो सवाल है जिस पर हमारे श्रोताओं को विचार करना चाहिए। अपने दिन या अपने माहौल में ऐसा क्या एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है जिससे आत्मनियंत्रण की एक लड़ाई कम हो जाए।